शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 700 गुणेश डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना, सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन एंड ओवेरियन ट्यूमर। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। जी। नमस्कार निशांत। मैं डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया एक बार फिर से IFPH के माध्यम से 789वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं और सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है, जैसे निशांत ने बताया, इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। ओवेरियन ट्यूमर हम बाद में देखेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाता, तो आज हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड पे। बाकी आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना समय गवाए। निशांत, मेरी स्लाइड विजिबल है क्या? यस यस सर, विजिबल है। जी। ओके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये इसको कोई जूम बहुत कर दीजिए बड़... सर। हाँ जी सर। जूम कर दीजिए इसको अगर हो तो। जूम तो है मेरे, इस पे तो जूम दिख रहा है। ठीक ठीक है सर, चलेगा चलेगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं यहाँ पर इस मंच पर, अभी आप सबने देखा हो कि हमारी क्लिनिक्स पे ये केसेस बहुत कॉमनली आते हैं। आजकल में बीमारी भी कॉमन ही है। अ, आप सभी देखते हैं, एक्सपीरियंस किए होंगे इस डिजीज को अपने अपने क्लिनिक पे। मॉडर्न का तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि साइज थोड़ा सा मैटर करता है, कि साइज कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है तो होम्योपैथी में थोड़ा सा दिक्कत होती है ठीक होने में, मतलब डिजॉल्व होने में या खत्म होने में। लेकिन अगर साइज छोटा है तो हम इसको आसानी से होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी एक्सपेंसिव खर्चों के साथ में या फिर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड स्टार्ट करने से पहले बस बेसिक से इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी समझते हैं। यूट्रस है क्या? द यूट्रस इज अ पियर शेपेड मस्कुलर ऑर्गन विद इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन लेयर्स। द एंडोमेट्रियम, जिसको जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की इनर लाइनिंग है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, एंड द पेरीमेट्रियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। द यूट्रस plays a crucial role in a menstruation, pregnancy and labor। हम सभी जानते हैं कि ये जो यूट्रस है, महिलाओं में लोअर एब्डोमेन में सिचुएट करता है। इसके आगे में यूरिनरी ब्लैडर रहता है और जस्ट इसके बैक साइड में रेक्टम रहता है। तो जब कभी इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो इससे एसोसिएटेड जो ऑर्गन है उनमें प्रॉब्लम आती है। बस खास बात यहाँ पर हमको क्या देखनी है कि जो लेयरिंग है, मतलब यूट्रस जो हमारा बना है 3 लेयर से मिलकर बना है, इस बात पे हमें ध्यान देना है, जो कि आगे की स्लाइड में पता चलेगा कि जो फाइब्रॉइड है वो किस जगह से, किस लेयर से ओरिजिनेट कर रहा है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, कैसे ठीक होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस लेयर पे सिचुएट किया है या कहाँ से ओरिजिनेट किया हुआ है। तो इस बात का हमें ध्यान देना हो कि 3 लेयर से मिलकर के बना है। सबसे इंटरनल जो लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो मिडिल लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, और जो सबसे बाहरी वाली है उसको आउटर लेयर बोलते हैं या पेरीमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर में फंडस, बीच वाला पार्ट हमारा बॉडी, और लोअर पार्ट जो है सर्विक्स। ये 3 जगहों पर ही यूट्राइन फाइब्रॉइड, मतलब जो गांठ होती है, वो इन यूट्रस के इन्हीं हिस्सों में कहीं पर हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी हमने देख ली यूट्राइन फाइब्रॉइड की, और थोड़ी सी एनाटॉमी भी देखी। अब ये यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है वो कैसे डेवलप करता है या क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड ऑल्सो कॉल्ड लियोमायोमास। लियोमायोमा इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि लियोमायोमा एक ग्रीक वर्ड है। लियो मतलब होता है स्मूथ, मायो मतलब होता है मसल, और उमा मतलब होता है बनाइन ट्यूमर। तो जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है इसका हम स्मूथ मसल
ट्यूमर भी बोल सकते हैं, यूट्रस का स्मूथ मसल ट्यूमर भी इसको बोला जा सकता है। Are growth made of the muscle and the tissue that forms in or wall of the uterus। मतलब क्या है, ये जो फाइब्रॉइड है, जो गांठ है, ये यूट्रस की वॉल पे या यूट्रस के वॉल के बाहर इस गांठ का फॉर्मेशन हो सकता है। दीज ग्रोथ आर यूजुअली नॉट कैंसरस। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अ, आप सब ने देखा होगा, जब आपकी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है या जब घर में कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, तो सबसे पहला वो पेशेंट क्या करता है। हमारे मॉडर्न सिस्टम, मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनकी तो कमियों को गिना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि किस तरह से मिसडायग्नोज होता है और मिसडायग्नोसिस की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे मरीज को। तो आपने देखा कि ये जो ट्यूमर है, ये बहुत कॉमनली महिलाओं में होता है। आप देखेंगे जितनी भी हमारी फर्टाइल लेडी होती है, फर्टाइल कहने का क्या मतलब हुआ, जो 15 से लेकर के 45 के बीच में है, जब उन्हें मेंसेस आते हैं, तो उस एज में, उस ड्यूरेशन में ये जो फाइब्रॉइड है, ये होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप अगर टोटल इंसिडेंस इसकी देखें, एपिडेमियोलॉजी देखें, तो लगभग 40 से 80% महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। नॉर्मल में हो जाता है। क्यों हो जाता है आगे इसकी इटियोपैथोजेनेसिस में देखेंगे। लेकिन बस खास बात ये हमें ध्यान देना है कि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, मोस्टली या फिर 90% हम ये कहें कि नन कैंसरस होता है। ये सिर्फ एक बेनाइन ग्रोथ है। इसकी वजह से हो सकता है मरीज में कुछ दर्द हो, ब्लीडिंग हो, या फिर कुछ और इससे एसोसिएटेड जो सिम्टम है वो आएंगे, लेकिन ये कभी भी मतलब मैक्सिमम मोस्टली ये कैंसरस नहीं होता है। लेकिन जब कभी हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी में जब जो कि एक्सीडेंटली पेशेंट डायग्नोज किसी फिजिशियन के पास जाता है, और वहां पर डॉक्टर इसको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखती है, और लिखने के बाद में एक्सीडेंटली ये आ जाता है कि यूट्रस में कुछ छोटे छोटे से फाइब्रॉइड हैं। जैसे ही फाइब्रॉइड आता है, वो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट होती है, सबसे ज्यादा मतलब किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की सबसे फेवरेट सर्जरी में ये आता है हिस्टेरेक्टोमी, कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी। अगर कोई लेडी 30 साल से ऊपर है और उसके दो बच्चे हैं, तो जितनी भी मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पटना का, मैं हॉस्पिटल में लगभग 4 से 5 साल देखा हूँ, तो वहां पर ये देखा कि अगर कोई लेडी आकर के बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं 30 साल से ऊपर की मेरी उम्र है और मेरे दो बच्चे हैं, डॉक्टर यही बोलती हैं कि आप इसको जल्द से जल्द ऑपरेट करा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आगे चल करके ये कोई बड़ी बीमारी बना ले। तो मरीज उत्सुकता में पूछता है या डर में पूछता है कि डॉक्टर साहब बड़ी बीमारी का मतलब क्या होता है। तो बड़ी बीमारी का मतलब मोस्टली कैंसर ही बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ये सबसे ज्यादा कॉमन बेनाइन ग्रोथ जो है महिलाओं में होने वाली, ये यूट्राइन फाइब्रॉइड है। और जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर यूट्राइन कैंसर है। तो सबसे कॉमन है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड नंबर का जो कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है वो नन कैंसरस है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे चल करके ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। जो कैंसर वाले जो कन्वर्ट होने वाली कंडीशन होती है, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इडियोपैथोजेनेसिस में किस टाइप के फाइब्रॉइड आगे चल करके कैंसर में कन्वर्ट होता है। बस हमको बस यही ध्यान देना है कि जब कभी हमारे पास ये पेशेंट आता है होम्योपैथ के पास में, तो बहुत आसानी से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि ये मोस्टली नन कैंसरस होता है, कुछ बेसिक सिम्टम्स है जिसको ध्यान देते हुए हम इलाज करेंगे और डेफिनेटली हमको इसमें रिजल्ट मिलता है। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि अगर इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है तो। Uterine fibroid can cause a variety of symptoms like a pain, heavy irregular vaginal bleeding, sometimes patient having a no symptom and an unaware they have fibroid. Treatment for fibroid typically depend upon the symptoms। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है, ये मॉडर्न का लिखा गया है, मॉडर्न ट्रीटमेंट का बात कही गई है कि जो ट्रीटमेंट है डिपेंड कर रहा है उसके साइज के ऊपर और उसके सिम्टम्स के ऊपर में। और कुछ हद तक देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन मॉडर्न में मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारी, वो एक ही इसका ट्रीटमेंट बताती हैं, जहां तक मैंने सुना है, मैंने समझा है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी है। आ, जी। आर फाइब्रॉइड आर कॉमन, फाइब्रॉइड आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ ग्रोथ। जैसा कि अभी हमने बताया, अप्रोक्सीमेटली 40 to 80% ऑफ पीपल विद यूट्रस हैविंग अ फाइब्रॉइड, they occur most often in the people between the age 30 to 50 year old people who have not had their first period menstruation typically। मतलब कि जो बच्चियां होती हैं जिनमें menstruation स्टार्ट नहीं होता, ऐसी महिलाओं में फाइब्रॉइड होने के चांसेस कम होते हैं। या ऐसी महिलाएं जिनका मेंसेस सीज हो गया है,
उनमें भी हमने देखा है कि नया फाइब्रॉइड बनने के चांसेस प्रोबेबिलिटी कम होती है। ये देखा गया है उन महिलाओं में जिनकी इस 30 साल से 50 के बीच में, कुछ लिटरेचर में लिखता है कि जिनमें पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और जब तक पीरियड रहते हैं उस बीच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि महिलाओं में फाइब्रॉइड का डेवलपमेंट हो जाए। फाइब्रॉइड क्यों डेवलप करता है हमारे शरीर में, उसके पीछे कुछ हार्मोनल फैक्टर हैं और भी कुछ कुछ फैक्टर हैं, वो देखा जाएगा आगे की स्लाइड में, हम डिस्कस करेंगे कि 30 से 45 या 50 के बीच में ही क्यों डेवलप करता है। आगे की स्लाइड में पता चलेगा, बस इसी स्लाइड में। कॉज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है हमारे शरीर में कैसे डेवलप करता है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट कॉज जो कि हमारी मॉडर्न पैथोलॉजी बोलती है, लगभग 79% डिजीज जो हमारी पैथोलॉजी में मेंशन की गई है उसमें सबसे पहले लिखा गया द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। और जितने भी ट्यूमर है, बनाइन हो या कैंसरस हो, उनका तो और कहीं कोई एग्जैक्ट कॉज देखने को हमें नहीं मिलता। तो यहाँ भी उसी तरह से लिया गया है कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारे शरीर के अंदर डेवलप कर जा रहा है उसका भी कोई नोन कारण हमें नहीं पता है। लेकिन रिसर्चेस में देखा गया है कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि एक सर्टेन एज के बाद ही पेशेंट में यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह यही है कि जिन बच्चियों में, महिलाओं में या मेंसेस स्टार्ट हो जाता है या जो पिक पीरियड होता है 30 से लेकर के 45 या 50 साल, उस कंडीशन में जो हॉर्मोन्स है उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। जिन महिलाओं में ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है, तो ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस ज्यादा रहते हैं। Studies show that fibroid tend to grow when hormone level are higher, like during pregnancy, and shrink when hormone level are low, like during menopause। जी, बहुत जरूरी चीज है ये जानना कि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आती है, अगर वो पेशेंट नली पे रहा है, शादी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इवन आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो आपको दुनिया भर के वो ट्रीटमेंट बताते हैं, कुछ हार्मोन थेरेपी होती है और कुछ दूसरे सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं। तब तक अगर कोई लेडी अगर अनमैरिड है, बच्चे अगर मैरिड भी है, अगर इनकेस अगर उसके बच्चे ना, तो दुनिया भर के ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन अगर वही कोई लेडी 30 साल से ऊपर है और उसके दो बच्चे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल इंटरवेंशन बताया जाता है कि आप साइज कुछ भी हो आप इसको ऑपरेट करके हटवा दीजिए। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब कभी मरीज का मतलब मरीज जब मेनोपॉज की तरफ पहुंच जाती, तो अपने आप देखा गया है कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड जो गांठ है वो धीरे धीरे करके श्रिंक कर जाती है। श्रिंक होने के पीछे रीजन यही है कि जब हम मेनोपॉज अचीव करते हैं तो उस समय हार्मोन का जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे बॉडी में, वो धीरे धीरे सिक्रीशन भी कम हो जाता है। जैसे सिक्रीशन कम होता है तो जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ होती है वो अपने आप श्रिंक कर जाती है, श्रिंक करना स्टार्ट कर जाती है। तो वहां पर कोई हमको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है अगर पेशेंट में कोई खास स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो। कुछ रिस्क फैक्टर हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के, किन किन वजहों से हो सकता है। एक तो हमने कॉज की बात बोली, और कुछ ऐसे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी पेशेंट में देखा गया है कि अगर ये रिस्क फैक्टर मिल रहे हैं तो मरीज में हो सकता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप कर जाए। देयर आर सेवरल रिस्क फैक्टर दैट कैन डेवलपिंग फाइब्रॉइड। सबसे पहले ओबेसिटी एंड हायर बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई से बोला जाता है कि जो पेशेंट, जो महिलाएं ओबीज हैं, मतलब ज्यादा अगर ओबीज है, मोटी हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। या ये सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड। अगर कहीं फैमिली हिस्ट्री मिली है, अगर किसी पेशेंट की फैमिली में रहा है कि मदर को, नानी को या दादी को, किसी को अगर उसकी जनरेशन में आने वाली महिलाओं में भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें भी इस टाइप का हो। थर्ड जो रिस्क फैक्टर है हमारा, नली फेरा, कि लेट मैरिज। आज का जो ट्रेंड चल रहा है आज के समय में महिलाओं में, मतलब आज की जो महिलाएं हैं वो काफी लेट में मैरिज शादी करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन का प्रॉपर यूट्रस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में लेट मैरिज होती है उनमें भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसी महिलाएं जिनमें देखा गया है कि मेंसेस पहले आ गया, मिनार्की जो है, ऐसे नॉर्मल में 13-14 साल लिटरेचर बोलता है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ बच्चियों में 11-12 साल की भी उम्र से मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी भी पेशेंट्स में हमने देखा, मतलब रिसर्च बताती है कि ऐसी महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर नॉर्मल में आज का जो क्लिनिकली अगर हम देखें, मेनोपॉज महिलाओं में जो क्लिनिक पे आ रही है 38, 35, 40, 41,
45, मैक्सिमम 45 की एज तक आते आते फीमेल्स मेनोपॉज को एक्सपीरियंस कर लेती है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये काफी लेट में, मतलब 50 तक या 52 55 तो नहीं देखा हमने, 50 प्लस तक देखा है कि उन महिलाओं में मेंसेस होते हैं। तो जिन महिलाओं में मेंसेस बहुत लेट तक होते हैं उनमें भी चांसेस हो जाते हैं कि फाइब्रॉइड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है और बाकी दूसरा क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर लोकेट एंड हाउ दे आर अटैच। स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड इंक्लूड, देखिए यहाँ पर जो हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड मेंशन किए हैं वो सिर्फ 4 टाइप के हैं। नॉर्मली हमने जो स्टार्टिंग में इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी, देखी थी कि यूट्रस का एनाटॉमिकल हमने क्लासिफिकेशन किया था, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो उसी आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नॉर्मल में क्या हुआ, बॉडी, बॉडी में सबसे ज्यादा ये फाइब्रॉइड मतलब गांठें जो हैं हमारी मस्कुलर एरिया में ही होती हैं। और एक और खास बात है कि जितने भी फाइब्रॉइड होते हैं या जो बेनाइन ट्यूमर है वो हमारे स्मूथ मसल में होते हैं, जो मतलब हमारा न्यूरल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, वहीं से ओरिजिनेट करते हैं। बाकी ये जो नाम आप देख रहे हैं कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, सब सेरोसल फाइब्रॉइड या पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड और लास्ट में सर्वाइकल फाइब्रॉइड, ये लोकेशन के आधार पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। ये सारे के सारे जो हैं ओरिजिनेट किए हैं हमारे मिडिल लेयर से, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब मायोमेट्रियम से ये सारे के सारे हमारे जो गांठें हैं ओरिजिनेट हुई हैं। बाकी ये गांठ अगर आउटर लेयर तक पहुंच गई हैं तो हमने उसको बोला सब सीरोसल फाइब्रॉइड। अगर यही जो गांठ थी मिडिल लेयर से ये इंटरनल लेयर में आ गई है, मतलब कि जो हमारा म्यूकस लेयर था वहां पहुंच गई, तो हमने उसको इंट्रा म्यूकोसल, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड बोला। अगर ये या तो सीरस से बाहर या फिर इंटरनल में अगर ये पेडंकुलेटेड है, लटका हुआ है, तो हम उसको पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड क्या होते हैं, दीज फाइब्रॉइड आर एम्बेडेड इनटू द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। दे आर अ मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो इंट्राम्यूरल लगभग 70 से 75% जो टोटल फाइब्रॉइड होता है उनमें से इंट्राम्यूरल सबसे ज्यादा होता है, सबसे कॉमन इंट्राम्यूरल होता है। इसका साइज वेरी करता है, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है या 10 सेंटीमीटर से ऊपर भी हो सकता है। इसमें हो सकता है अगर किसी महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है, इंट्राम्यूरल हुआ है, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि महिला को सिम्टम आए। जैसे कि इनिशियल में हमने बताया कि पेशेंट को फाइब्रॉइड तो रहता है लेकिन उसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आते। अब उसकी जगह पर अगर किसी पेशेंट को सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड हुआ है, यहाँ पर जो ये जो फाइब्रॉइड है ग्रो अंडर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब जो एंडोमेट्रियम है वहां पर जाकर के डेवलप कर जाता है। तो अगर यहाँ पर इसका साइज छोटा भी होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। अगर एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड किसी पेशेंट में है तो हो सकता है पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प हो, एब्डोमिनल पेन हो, या फिर मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, डिस्पेनिया हो, इस टाइप के सिम्टम आ सकते हैं। तो ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा साइज है या बहुत छोटा साइज है। बस आपको ये देखना होगा कि जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ रही है उसका लोकेशन क्या है, वो किस टाइप का फाइब्रॉइड है। अगर सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है तो आपको थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, वहां पर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत रहेगी और थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर यही इंट्राम्यूरल है या सब सीरोसल है या पेडुंकुलेटेड है तो वहां पर कोई बहुत इस टाइप के स्पेसिफिक लक्षण नहीं आएंगे या फिर कोई इस टाइप के सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे तब तक जब तक इसका साइज बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो हमको देखना होगा कि ये जो फाइब्रॉइड है वो किस लोकेशन पे है। तो अभी इस स्लाइड में हमने ये समझा कि जो सबसे मेन फाइब्रॉइड था जिसपे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है। बाकी इंट्राम्यूरल का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, सब सीरस का भी करेंगे, पेडुंकुलेटेड का भी करेंगे, सर्वाइकल का भी करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं कि अभी जैसे आपको को बताया गया कि सिर्फ इस एरिया में यूट्राइन जो यूट्रस का एरिया है यहाँ पर फाइब्रॉइड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ ना होकर के, मतलब यूट्रस में ना होकर के ये यहाँ से हट करके किसी दूसरी जगह पे आ सकता है, मतलब जो ये वाला एरिया ब्रॉड लिगामेंट जहाँ पर है यहाँ पर हो जाता है। या फिर कई बार क्या है ना यूट्रस पे होगा ना फैलोपियन ट्यूब के पास में होगा, वो डायफ्राम के ऊपर में जा करके एक ग्रोथ मास का फॉर्मेशन कर देगा, तो उसको हम पैरासाइटिक फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये सब टाइप में है, अदर टाइप में आएगा, लेकिन जो क्लासिकल फॉर्म है वो यही है।
अब लास्ट मतलब एक और जो क्लासिफिकेशन है जो कि सबसे ज्यादा जेन्युइन है, ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब एनाटॉमिकल सिचुएशन के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया यूट्राइन फाइब्रॉइड को। लेकिन जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है वो हमारा फिगो है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जो इस फाइब्रॉइड का क्लासिफिकेशन किया है वो 0 से लेकर के 8 टाइप पे किया है, मतलब 0 टाइप, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटली डिपेंड करता है कि ये जो 0 से लेकर 8 तक है वो किस जगह पर है। 0 का मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस का इनर पार्ट है, मतलब इंडोमेट्रियम है, जो इनर एरिया है, वहां पर अगर कोई ग्रोथ हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फाइब्रॉइड है, ये जो बेनाइन ट्यूमर है, इसका जो ओरिजिन है वो हमारा मिडिल लेयर से है। तो मिडिल लेयर में इसका ओरिजिन होगा, बाकी ये धीरे धीरे ये ग्रो करता है। अगर ग्रो करके ये एकदम मिडिल इंटरनल लेयर में आ गया तो हम उसको 0 बोलेंगे, या वहां पर अगर लटका हुआ है, पेडंकुलेट है, तो उसको 0 से लेकर के 1 और 2 के उस पर रखेंगे, फिर 3 4 5 6 करके सीरस लेयर में है या फिर मस्कुलर लेयर में है। लास्ट में जो इट वाला है, इट टाइप है, वो रहता है अदर साइड पे, मतलब यूट्रस को छोड़ करके वो दूसरी जगह पे डेवलप कर सकते हो सकता है वो सर्वाइकल एरिया में करे, या लिगामेंटल एरिया, ब्रॉड लिगामेंट के आसपास करे, या फिर डायफ्राम के आसपास करे। तो वो जो क्लासिफिकेशन है फीगो का, वो लोकेशन के आधार पे है कि ये जो बेनाइन ट्यूमर है वो किस जगह पे लोकेट कर रखा है। बाकी इसके मुख्य लक्षण क्या आते हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, कि ये जो लक्षण आ रहे हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। मोस्ट स्मॉल फाइब्रॉइड दैट डू नॉट कॉज एनी सिम्टम एंड डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट, ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। नॉर्मल में हमने देखा क्या कि जो नए प्रैक्टिशनर है, हमारे जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार जब हमारे पास कोई क्लिनिक पे केस आता है तो हम नहीं करते हैं, हर चीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी बताया गया कि इसका जो साइज होता है ये वैरी करता है, छोटे से ले छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर कोई पेशेंट ये बोल रही है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि 4 mm का, 5 mm का, 8 mm का, 10 mm का अगर फाइब्रॉइड हो गया है, 10 mm मतलब बहुत छोटा साइज हुआ, अगर इतना साइज का है या 5 6 mm का अगर है, तो इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये किस लेयर पे है। ये हमारा जो सब न्यूरल था, मतलब मस्कुलर लेयर वाला था, या आउटर लेयर वाला था, या इनर लेयर वाला था। अगर ये सब सीओसल हुआ तो सॉरी सब म्यूकोसल हुआ, तो वहां पर हमको ट्रीटमेंट करने की जरूरत होगी। और महिला जो है आकर के हमको लक्षण बताएगी, डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है मेंसेस की प्रॉब्लम हो, रेगुलर मेंसेस हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम, अगर मैरिड है तो हो सकता है बताया कि हमको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे, या कंसीव कर जा रहे हैं तो मिसकैरेज हो जा रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम आगे की जस्ट सिम्टम्स में ही इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं एटिपाथोजेनेसिस। मेन चीज क्या है कि हमको ट्रीटमेंट तभी करना है जब पेशेंट में कोई स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा हो। अगर कोई महिला बोल रही है कि हमें कोई बहुत लक्षण नहीं आ रहा है और फाइब्रॉइड का साइज छोटा है, तो बिल्कुल उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंट को दवा देने की जरूरत नहीं, पेशेंट का अपने आप धीरे धीरे करके वो साइज रिड्यूस कर जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगी। अगर बहुत बड़ा साइज होगा तो हमको ट्रीटमेंट करने की जरूरत रहेगी। तो इसका जो मुख्य लक्षण आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, एक्सेसिव और पेनफुल ब्लीडिंग आती है ड्यूरिंग पीरियड। पेशेंट बोलती है कि डॉक्टर साहब जब मुझे कभी पीरियड्स होते हैं तो उस कंडीशन में बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत देर तक रहती है। या फिर ये भी बोल सकती है कि जो ब्लीडिंग है, नॉर्मल साइकिल हमारी 28 दिन की रहती है, लेकिन इन बिटवीन पीरियड भी उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब 15 दिन में भी महिला को, जिनको फाइब्रॉइड है, उनको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट बोलती है कि डॉक्टर साहब हमारे लोअर एब्डोमेन में हमेशा ब्लॉटिंग होती है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पेट में कुछ चल रहा है, जैसे पूजा में या लाइकोपोडियम में हम लोगों ने सिम्टम पड़ा है, लगता है कि हमारे बच्चेदानी में कुछ बच्चे जैसा है, या कुछ इस टाइप के सिम्टम बोलती है, हैवीनेस बोलती है। वो सिर्फ इस वजह से बोलती है क्योंकि वहां पर ग्रोथ हो रखी है। ये डिपेंड करेगा सिम्टम फाइब्रॉइड के शेप साइज के ऊपर में, कि उसको फीलिंग कैसी आ रही है। छोटा होगा तो कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर बड़ा होगा तो उसको फीलिंग लगेगी पेट में हमारे कुछ है जो कि चल रहा है, मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो पेडंकुलेटेड रहा तो वो पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर मूव करेगा, तो पेशेंट को फील होता है कि हाँ हमारी बच्चेदानी के अंदर कुछ मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिम्टम है हमारा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ये जो सिम्टम आता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सिर्फ इस वजह से डेवलप कर रहा है, जैसे कि हमें पता है कि ये जो हमारी बच्चादानी है,
यूट्रस है ये हमारे लोअर एब्डोमेन में सिचुएट करता है। बच्चेदानी के जस्ट आगे में होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और बैक साइड में होता है रेक्टम। अगर मान लेते हैं कि जो फाइब्रॉइड है अगर इसका साइज बड़ा है, मोर देन 10 सेंटीमीटर है, अगर 10 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, जिधर भी रहेगा वो उसके आसपास के जो ऑर्गन रहेंगे उसको वो कंप्रेस करेगा। तो आगे में सबसे पहले क्या हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में नागेंद्र हमारा जी, यूरेटर आ रहा है। जी सर। नागेंद्र जी, हाँ जी सर। एक बार आप फिर से शेयर कीजिए, आपका वो ठीक से आ नहीं रहा है। अच्छा सर, मैं करने की कोशिश करता हूँ। पीपीटी आपका ठीक से आ नहीं रहा है, फिर से शेयर मैं कीजिए। कोशिश मैं करता हूँ सर, मैं करता आप उसको अ, फिर तो हूँ। अभी वैसे ही आया सर? तो जैसा हमने बताया कि सबसे पहले पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही थी, मेंसेस इरेगुलर हो रहे थे। इरेगुलर होने के पीछे रीजन कुछ इस टाइप का था कि जब कभी हमारे बच्चेदानी में फाइब्राइड हो जाती, गांठ हो जाती है, तो ये एक हमारा जो बच्चेदानी है यूट्रस उसको एक्सपल करने की कोशिश करता है। अगर आपको मेरी फोटो दिख रही हो तो कुछ ऐसा यूट्रस होता है। अगर गांठ हुई तो मान लेते हैं कि हाथ दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। यूट्रस क्या करता है कि अगर कभी हमारे बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हुई है तो यूट्रस उसको फॉरेन पार्टिकल समझ करके एक्सपल आउट करने की कोशिश करता है। तो एक्सपल आउट करने की वजह से क्या होगा, बार बार उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या काफी देर तक जो ब्लीडिंग हो रही है, उसके पीछे रीजन यही है कि ये जो फाइब्रॉइड है बच्चेदानी में जब आता है तो उसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा बच्चेदानी जो है, यूट्रस जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या है, महिलाओं में जो पीरियड है वो लंबे समय तक रहेगा। पीरियड होने की वजह से क्या है, वहां से कुछ पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। इसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में निकलता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्रैम्प होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे। ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे और वहाँ पर ब्लीडिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट सिम्टम था हमारा जो एसोसिएटेड सिम्टम था, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या कॉन्स्टिपेशन। उसके पीछे वजह ये होगी कि इसका साइज बड़ा होने की वजह से क्या करता है फाइब्रॉइड, सामने में यूरिनरी ब्लैडर रहता है तो उसको कंप्रेस करता है। इस वजह से पेशेंट को बार बार फीलिंग लगती है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, लेकिन जब कभी यूरिनेट करने जाते हैं तो पेशेंट को फील नहीं होता, मतलब प्रॉपर वो यूरिनेट नहीं कर पाती पूरी तरह से। जो ब्लैडर है हमारा एम्प्टी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से फिल ही नहीं होता। जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर था हमारा ट्राइगोन, वो पूरी तरह से फैल नहीं पाता, स्ट्रेच नहीं हो पाता कि पूरी तरह से फुल हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा फुल होगा, मतलब आधा अधूरा भरता है, ऊपर से एडिशनल प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसेशन होता है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है। और जब यूरिनेशन के लिए पेशेंट जाती है तो वहां पर कुछ अमाउंट में, थोड़ा ही अमाउंट में यूरिन होता है। ये अगर ग्रोथ थोड़ा बच्चेदानी के नीचे साइड में हुई तो ये प्रॉब्लम आती है कि फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन रहेगा पेशेंट को। अगर यही ग्रोथ थोड़ा सा फंडस के ऊपर में हो गई है, ये साइज तो कहीं भी बढ़ सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं इधर भी जा सकता है। इनकेस अगर ये जो ग्रोथ है अगर पेशेंट में फंडस के ऊपर में है, मतलब कि वहां पर यूरेटर हमारा कंप्रेस होगा, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट में हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप करे। हो सकता है यूनिलैटरल हो या फिर हो सकता है बायलैटरल डेवलप कर सकता है, मतलब जो हमारी किडनी है उसके अंदर पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है सिर्फ यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से। अगर एंटियरली हमारा इनलार्ज हुआ है बच्चेदानी में, जो ग्रोथ हुई एंटीरियरली, अगर वो कंप्रेस करेगा तो यूरिनरी सिम्टम आएगा। अब बात आती है जस्ट पीछे में, यूट्रस का जो है इसके जस्ट पीछे साइड में हमारा रेक्टम रहता है। रेक्टम और यूट्रस के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। नॉर्मल में ये स्पेस इसी वजह से बनाया जाता है कि जब हमारी बच्चेदानी का साइज एक्सपेंशन होता है, जब साइज बढ़ता है तो इधर में कोई प्रॉब्लम ना हो बैक साइड में, क्योंकि बोन भी है हमारी और रेक्टम भी है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का जो साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेट कर जा रही है। उसके पीछे वजह यही है कि जो फाइब्रॉइड था वो जाकर के रेक्टम को हमारे कंप्रेस करता है, रेक्टम की कंप्रेशन की वजह से महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अगर यही साइज बड़ा रहा तो पेशेंट में लो बैक पेन भी रहेगा,
वो जा करके बोन को इरिटेट करेगा या बोन पे जाके कंप्रेशन करेगा, इस वजह से पेशेंट में बैकएक भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली जब हम इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं तो बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से किसी महिला के अंदर इनफर्टिलिटी होना। बस ये डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ है। मैं बार बार जो टाइप की बात कर रहा था सिर्फ इस बात के लिए कह रहा था कि अगर हमारे पास कभी कोई केस आता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, हम बहुत आसानी से अपनी क्लिनिक पे इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस टाइप का फाइब्रॉइड है। अगर वो हमारा सब म्यूकोसल है उस पर हमें ध्यान देना होगा। इनकेस अगर सब म्यूकोसल का साइज छोटा भी है और पेशेंट हमारे पास आ रही है और बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कंसीव कर भी रही हूँ तो मेरे को बार बार रिकरेंट मिसकैरेज हो जा रहा है, उसके पीछे वजह यही हो सकती है कि जो हमारा इनर एरिया है, यूट्रस का जो इंटरनल एरिया है, वहां पर अगर कोई ग्रोथ हो गई तो क्या होता है कि उसकी वजह से बार बार कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये कि अगर उसका साइज बड़ा होगा तो वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा जाइगोट का, या जो एम्ब्रियो का प्रॉपरली वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इनकेस अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो जैसे जैसे करके एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा वो क्या करता है, प्रॉपरली बढ़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से एक फाइब्रॉइड है, गांठ है, जिसकी वजह से पूरी तरफ एक्सपेंड नहीं कर पाता। एक्सपेंशन ना होने की वजह से पेशेंट को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अपने आप मिसकैरेज हो जाता है। तो वहां पर हमको ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा, या तो हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना होगा या फिर होम्योपैथिकली हम इसको ठीक कर सकते हैं, डिपेंड करेगा केस के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर फाइब्रॉइड कोई एक्सटर्नल चीज है तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है। जब ये आता है तो वहाँ की थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट में पीआईडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू कंप्लीट एम्प्टी ब्लैडर, जो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। में इंक्रीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नॉर्मल में हमने देखा कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ये इसका जो साइज है वेरी करता है लगभग 1 mm से लेकर के 20 mm तक, लेकिन ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि 20 mm से बड़ा नहीं होगा, सॉरी 20 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा। 1 mm से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 20 सेंटीमीटर काफी बड़ा हुआ, लगभग 8-10 इंच के अराउंड में हुआ। तो जो बुक में लिखता है कि ये एक बीज से लेकर के एक तरबूज जितना बड़ा रहता है, लगभग उतना बड़ा हो सकता है। अगर किसी महिला के बच्चेदानी में तरबूज के बराबर की ग्रोथ हो जाती है तो बाहर से देखने पे लगता है कि पेशेंट वो प्रेग्नेंट है, 4, 5, 6 महीने की प्रेगनेंसी है, वो देख करके बाहर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में चीजें रहती हैं और वहां पर पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते और हमको वहां पर ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। ट्रीटमेंट में सर्जिकली मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर इतना बड़ा साइज हो गया तो वहां पर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। The symptom of uterine fibroid usually stabilize or go away after the menopause, become hormone level decline in the body। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार जब मैं कॉलेज में रहता था, जब मैं बच्चों को पढ़ाता तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर किसी फीमेल में पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, मतलब कि अगर ओवरीज के अंदर गांठ हो गई है या बच्चेदानी के अंदर गांठ हो गई, तो क्लिनिकली आप सबने देखा होगा क्लिनिकली कि जो पेशेंट आती है हमारे पास में आफ्टर मेनोपॉज, उनकी जो प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाती है। और अगर हम उसमें कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है। इनकेस अगर हम कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ पेशेंट को प्लासिबो दें महीने, 2 महीने, 6 महीने आफ्टर मेनोपॉज, तो देखते क्या है कि वो जो पीसीओएस की जो गांठें थी बच्चेदानी के अंदर या फिर हमारी ओवरीज के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, श्रिंक करना स्टार्ट कर जाती है। कई बार तो क्या होता है, जो फाइब्रॉइड रहता है वो हमारा वैनिश भी हो जाता है, कुछ श्रिंक करके कैल्सिफाइड हो जाता है। तो बच्चों ने कई बार ये पूछा कि सर अगर कोई महिला हमारे पास आ रही है जिसका बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड है साइज काफी बड़ा है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, और पेशेंट हमको कोई सिम्टम नहीं बता रही है। तो बीइंग अ टीचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अगर कोई महिला ये पूछती, कोई स्टूडेंट अगर ये पूछे कि सर अगर साइज बड़ा है लेकिन पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है। अभी इनिशियल की स्लाइड में हमने यही बोला कि अगर कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट में तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस कंडीशन में हमको ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। और ट्रीटमेंट हमारा जो जरूरी है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होगा। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर जो फाइब्रॉइड है वो हमारे यूट्रस के अंदर मूव करता रहता है। कई बार क्या होता है वो ट्विस्ट कर जाता है, जो फाइब्रॉइड है वो घूम जाता है। ट्विस्टिंग होने की वजह से पेशेंट के अंदर में जो मस्कुलर पार्ट था, जो टिश्यू था, उसके अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है या फिर डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो पेशेंट में सेप्टिसेमिया,
टाइप की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। पेशेंट में एक्यूट सीवियर पेन हो सकता है जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में आएगा। तो अगर कोई पेशेंट का साइज, यूट्रस का साइज, फाइब्रॉइड का साइज अगर बढ़ा हुआ है तो वहां पर हम लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट देना होगा। What do fibroid look like? Fibroid are typically rounded growth that look like a smooth bump. In some cases, they can be attached within a stem, giving them a mushroom-like appearance. ये जो mushroom-like appearance होता है, इन्हीं को हम pedunculated फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये इनसाइड ऑफ द यूट्रस हो सकता है, मतलब जो सब म्यूकस है या सब सीरस है, इन दोनों कंडीशन में हमको ये पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस में इसके कुछ कॉमन से कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट यूट्राइन फाइब्रॉइड डोंट कॉज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हाउएवर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड आर पेन दैट बिकम अनमैनेजेबल। अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है फाइब्रॉइड का, तो वो जो पेन होगा वो आसानी से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है होम्योपैथी से। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को मॉडर्न में भी दे सकते हैं, कोई पेन किलर हो गई, एनएस एनसेड हो गया, उससे पेशेंट का दर्द मैनेज किया जा सकता है। या होम्योपैथी से भी हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि अगर पेन है तो। नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन और पैल्विक एरिया। अगर बहुत बड़ा साइज है तो पेट के लोअर एब्डोमेन में सूजन आ सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट में एनीमिया हो सकता है, और लास्ट में जो कि सबसे रेयर है वो इनफर्टिलिटी। अगर पेशेंट में फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही तो हम फाइब्रॉइड का पार्शली सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं। डायग्नोसिस फाइब्रॉइड का इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल में जितने भी क्लिनिशियंस हैं, जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो सिम्टम के ही आधार पर डायग्नोस कर लेता है कि पेशेंट को हो सकते हैं बच्चेदानी में गांठ हो। कुछ कॉमन से लक्षण थे जैसे बताया गया, इरेगुलर मेंसेस होना, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, लास्ट में क्या है जो प्रेशर सिम्टम्स थे वो, और इनफर्टिलिटी। ये 4-5 सिम्टम के आधार पर हम क्लिनिकली सिम्टम के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं, और बाकी कंफर्म डायग्नोसिस हम रेडियोलॉजिकली कर सकते हैं। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी है। ये इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सोनोग्राफी करते हैं और वहां पर हमें पेशेंट के फाइब्रॉइड का शेप साइज पता चल जाता है। बाकी कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई किया जा सकता है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं। ये थेरेपेटिक भी है और डायग्नोस्टिक पर्पज से किया जाता है, दोनों। हिस्टेरोस्कोपी हमारा थेरेपेटिक भी है और साथ में डायग्नोस्टिक भी है। डायग्नोस्टिक कैसे है, ड्यूरिंग हिस्टेरोस्कोपी सोनोग्राफिस्ट विल यूज अ डिवाइस कॉल्ड अ स्कोप। एक ये थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा लगा रहता है। इसको हम ट्रांसवेजाइनल इंसर्ट करते हैं और जो यूट्रस की कैविटी होती है उसकी पिक्चर देखते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड सब म्यूकोसल है तो इसमें काइटरी लगी रहती है, उससे हम कट करके रिमूव कर देते हैं। या फिर अगर हमको बायोप्सी करनी रहती है, स्पेसिमेन लेकर के उसको एग्जामिन के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, एचएसजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। जिन महिलाओं में फाइब्रॉइड बहुत लंबे वक्त से है, ऐसी महिलाओं में देखा गया है, सॉरी नहीं हो पा रहा है ये जूम, माफ कीजिएगा नंदलाल जी। हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, एचएसजी के माध्यम से हम देखते हैं कि जिन महिलाओं में बहुत लंबे वक्त से अगर फाइब्रॉइड रहा है तो उनमें देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब है हमारी वो ब्लॉक कर जाती है। तो वो जो ब्लॉकेज है वो नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देता। उसके लिए एंजियोग्राफी करना पड़ता है, इट मींस एचएसजी कराना पड़ता है। उस कंडीशन एचएसजी कैसे किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन आइसोटोप कुछ फ्लूइड रहता है जिसको हम ट्रांसवेजाइनल इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और उसके बाद में एक्सरे किया जाता है। तो जिस जिस एरिया से वो हमारा जो कंट्रास्ट था वो पास होता जाएगा, वहां से उसका पाथ पता चलेगा, या फाइब्रॉइड होगा तो वो पता चल जाएगा। तो जो एचएसजी कराया जा रहा है बेसिकली हम ट्यूबल ब्लॉकेज को चेक करने के लिए करते हैं, या फिर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हमारे यूट्रस की कैविटी में हो रखी है उसको देखने के लिए एचएसजी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और थोड़ा पेनफुल भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये। नेक्स्ट हमारा लेप्रोस्कोपी है। ये लिटरेचर में ही मेंशन है, क्लिनिकली इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी किया गया है तो हम कंप्लीटली एस्टेरोटॉमी करते हैं या फिर पार्शियल एस्टेरोटॉमी करते हैं। क्लिनिकली इसका यूज नहीं किया जाता फॉर डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड।
कि हम यूट्राइन फाइब्रॉइड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के जो पीछे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे, कुछ रिस्क फैक्टर थे, उनमें से जो जो रिस्क फैक्टर थे उनको हम कम करेंगे। जिन महिलाओं में स्ट्रेस ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमको रिड्यूस स्ट्रेस करना होगा। रिड्यूस स्ट्रेस कैसे करेंगे? मेडिटेशन से, प्राणायाम से, अच्छी डाइट से, अच्छी नींद से। इस तरह से हम पेशेंट का रिड्यूस स्ट्रेस कर सकते हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा पेशेंट का तो यूट्राइन फाइब्रॉइड नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो वो ठीक हो जाएगा, वो एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से होगा। इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब वही हुआ कि स्ट्रेचिंग करना, योगा करना। बैलेंस्ड हार्मोन, ये हमारे हाथ में है नहीं कि हम इसको बैलेंस कर सके। कुछ एक्सरसाइजेज हैं या फिर हार्मोन थेरेपी है, ये होम्योपैथ में मतलब हार्मोन, इस टाइप की कोई हार्मोन थेरेपी नहीं होती। ये मैनेजमेंट हम थोड़ा सा फिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस डाइट एंड रिड्यूस वेट। अगर पेशेंट ओबेज है तो उसको एक्सरसाइज करेंगे, लो कार्ब डाइट बोलेंगे, उससे पेशेंट का वेट रिड्यूस होगा, तो हो सकता है आगे चल करके पेशेंट का फाइब्रॉइड का भी साइज कम हो जाए। कुछ एक्सरसाइज हैं जो हेल्प करती हैं हमारे यूट्राइन फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में। उसमें से प्रमुख है हलासन, कपाल भारती, सभी जानते हैं। मंडूक आसन, मर मर आसन, कैट काउ पोज वाला जो आसन है, ये एक्सरसाइज करके हम प्रिवेंट करा सकते हैं महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड। या फिर अगर किसी पेशेंट को हो गया तो ऐसे अगर एक्सरसाइज करेंगे और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उनमें इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम जो करते हैं उसके लिए रूब्रिक सिलेक्शन करना पड़ता है। तो रूब्रिक जो है अलग अलग रिपोर्टरीज से लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं जो यूज करता हूँ कैंट रिपोर्टरी है। कैंट रिपोर्टरी में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड हमको कहाँ देखने को मिलता है? जेनेटेलिया में, फीमेल, ट्यूमर, यूट्रस फाइब्रॉइड। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन कुछ कॉमन सी मेडिसिन जैसे एपिस्मेल है, ऑरम्यून नेट्रोनेटम है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है, फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, पूजा, विनिका माइनर, अस्टिलागो, ये कैंट रिपर्टरी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन है। कुछ बोगर कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी में कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, स्टेफिस गेरिया, थूजा। सिंथेसिस में बहुत सारी मेडिसिन है, ये भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा? फीमेल जेनेटेलिया, ट्यूमर, यूट्रस मायोमा, अंडर ब्रैकेट फाइब्रॉइड। तो डायरेक्ट रूब्रिक दिया, वहाँ पर ये मेडिसिन दी हुई हैं। इन मेडिसिन के सिलेक्शन करके हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बाकी बोरिक रिपर्टरी में भी हमको ये देखने को मिलता है, फीमेल सेक्सुअल सिस्टम में यूट्रस हेमरेज फ्रॉम फाइब्रॉइड। वहाँ पर ये 5-6 मेडिसिन दी हैं, जिसमें कैलकेरिया कार्ब है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, साबाइना, सिकल कॉर, सल्फ्यूरिक एसिड, थैलेस्पी, बर्सा, बीपी, वेनिका माइनर। बोगस एनोप्टिकी में ये मिलेगा फीमेल ऑर्गन यूट्रस में बेलेडोना, कैमोमिला, कालिकार, प्लेटिना, पल्सटिला, सेबाइना, सिपिया। मुख्य रूप से ये पाठक रिपर्टरी में फाइब्रॉइड करके डायरेक्टली दिया हुआ है। वहां पर कैलकेरिया ग्रास, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम ग्रेफाइटिस, कालीब्रोम, फॉस्फोरस, साइलेसिया, थायरोडिनम, अस्टिलागो। बर्निंग में है लेपिसल्वा, फाइब्रॉइड टिश्यू अगर लिगामेंट में हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ब्रॉड लिगामेंट में है, कई बार फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर उस कंडीशन में है तो बहुत सारी मेडिसिन है, इनको देख करके हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स हैं जो कि अपने रिपोर्टरीज में देखा कि फ्रिक्वेंटली जो मेडिसिन आ रही है उन्हीं का कुछ डिस्क्रिप्शन है हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल हम यूट्राइन फाइब्रॉइड में किन किन परिस्थितियों में करते हैं। सीवियर ओवेरियन पेन accompanied with dysmenorrhea, menses profuse with heavy abdomen, faintness, stinging pain, great tenderness over abdomen and uterine region। अगर ऐसी परिस्थिति रह रही है तो हम एपिस्मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलकेरिया कार्ब, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लगभग हर रूब्रिक में कैलकेरिया कार्ब फिट बैठती है। और जितने भी हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़े या फिर जो रिस्क फैक्टर पढ़े, उसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का देखते हैं या माइंड देखते हैं तो कैलकेरिया कार्ब लगभग हर जगह पर, हर सिम्टम पे फिट बैठती है। कैलकेरिया कार्ब के जो मुख्य लक्षण है फाइब्रॉइड में वो क्या है? कटिंग पेन इन द रीजन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, too long, accompanied with the vertigo, toothache, and a cold, damp fit. The least excitement was the return of menses, burning and itching of part before and after menses, uterine polyp। ऐसी कंडीशन में हम कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी लैकेसिस, यूट्राइन एंड ओवेरियन पेन अनवेटेड
by flow of blood. Uterus feels as if the os is open. Menses too short, too feeble, pain all relieved by the flow. पेशेंट में अगर फ्लो से आराम होता है और पेशेंट हमारी एल्डरी एज में है, मतलब मेनोपॉजल एज में है, अगर उस कंडीशन में पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, फाइब्रॉइड आ रहा है, तो हम लाइकेसिस के बारे में सोच सकते हैं. Phosphorus slight hemorrhage from the uterus between the period. Menses too early and scanty, not profuse, but lasts too long. Amenorrhea with a vicarious menstruation, nymphomania, uterine polyp. ये थोड़ा सा peculiar symptom है इसका, nymphomania. बाकी सब जगह पर जो हमने पढ़ा है फाइब्रॉइड में, वो डिस्पेनिया देखने को मिलता है, लेकिन फॉस्फोरस की कंडीशन में अगर फाइब्रॉइड है तो वहाँ निम्फोमेनिया देखने को मिल सकता है. अगर ऐसा केस है तो फॉस्फोरस का इस्तेमाल हम करेंगे. बाकी सेबाइना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए. इसकी कुछ इंडिकेशन है: मेंसेस प्रोफ्यूज ब्राइट यूट्राइन पेन extending into the thighs, discharge of blood between the periods with sexual excitement, menorrhagia in a woman who have aborted readily, pain from sacrum to pubis and from below upward shooting of the vagina, and with partially clotted worse from the list motion, atonia of the uterus. ऐसी कंडीशन में सबाइना दे सकते हैं. बाकी पल्सटिला है, सीपिया है, और कुछ और भी मेडिसिन हैं जो हमारे यूट्राइन फाइब्रॉइड में अच्छा रोल प्ले करती हैं. कुछ मदर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, कुछ ट्राइटेनेशन यूज करते हैं, जैसे थैलेस्पा पेस्टोरिस हो गई, एस्टिलैगो, थायरोडिनम, ऑराम्यूर नेट्रोनेक्टम, फ्यूजिया ऑक्सीडेंटलिस, टैक्सिनस अमेरिकाना. बहुत सारी मेडिसिन हैं, कालीकार. इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम आसानी से फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आज का हमारा यही खत्म होता है टॉपिक. बाकी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा एक छोटा सा इंसिडेंस अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस फाइब्रॉइड की कंडीशन में. बीएचएमएस की अगर मेरे को लगभग 18 20 साल जो भी है होम्योपैथी में आया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस अभी कोविड के बाद से हमने स्टार्ट की. तो उससे पहले अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करते थे तो जो भी पेशेंट रहते थे फोन पे एडवाइस कर दिया या फिर जैसे तैसे करके दे दिया. प्रोफेशनली हमने ट्रीटमेंट नहीं किया था. कोविड के बाद से हमने प्रोफेशनली होम्योपैथिक क्लिनिक स्टार्ट की और वहां पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चालू किया. तो एक पेशेंट थी, कोविड का टाइम तो हमारे पास आ नहीं पा रही थी. कोई नोन थे, दूर के नोन थे, उनको लगभग एज वही 40 के अराउंड थी. उनको रिनल स्टोन था और साथ में फाइब्रॉइड था. फाइब्रॉइड का साइज बड़ा था. हमने जब अल्ट्रासाउंड कराया उनका तो पता चला कि बच्चेदानी में उनकी गांठ है. तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हैवी ब्लीडिंग, पेन, जो कि अभी आपने मुख्य लक्षण इसके पढ़े, सारे लक्षण होते हैं. तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उनका. तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या ठीक हो जाएगा. वो भी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया. गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले. जिला अस्पताल में गए, डॉक्टर ने वही सारी बात बताई, बुकिंग में थी. उन्होंने कहा कि प्राइवेट में आइए, हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं, अदरवाइज आगे चल करके कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा. भाई का ब्राह्मण थे, वो डर गए. उन्होंने कहा, मतलब थोड़ा ज्यादा फैमिलियर हो गए, जब आप मरीजों से ज्यादा बात करते हैं, आप सभी जानते हैं, तो भैया क्या हम ठीक हो जाएंगे, मतलब अपनी टोन में, अवधि टोन में, होम्योपैथी से. मैंने कहा हाँ लगता तो है ठीक हो जाएंगे, कोशिश करते हैं. बाकी आप देखिए 2 महीना तक पेशेंट का मेडिसिन दिया और टेलीफोनिक दिया. और ये मेरा पहला केस था. मैं इस केस को डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला केस था जिससे मैंने पैसे लिए. इससे पहले लाइफ में मैंने कभी पैसे नहीं लिए थे. मैं तो जो भी मेडिसिन आ रही थी, कॉमन कॉमन सी जो आप सभी देखते हैं या जो इनमें से थी, वो मेडिसिन मैंने स्टार्ट की. मैंने पेशेंट को ये बोला था, मेरे गुरुजी ने जो बताया था कि अगर किसी पेशेंट को रिनल स्टोन हो रखा है तो बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की जरूरत है, आप 3 महीने के बाद कराओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो मैं जो, अगर साइज 12 14 mm तक है तो 3 महीने से पहले एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप सोनोग्राफी कराइए. 3 महीने के बाद ही मैं रिकमेंड करता था. तो उनका जो ट्रीटमेंट था कर रहा था रिनल स्टोन का, साथ में रेगुलर पीरियड्स का. तो कुछ मेडिसिन आई, 2 3 मेडिसिन जो मैं देता हूँ, एक मदर टिंचर था और 1 2 मेडिसिन थी. 15 दिन पे एक कुछ मेडिसिन चल रही थी. तो पेशेंट को भरोसा नहीं होता है, पता नहीं नए नए डॉक्टर साहब हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे. मेरे से बिना पूछे कोविड के टाइम में जा करके सोनोग्राफी कराती. इत्तेफाक से मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मेरा पहला केस था तो जिससे मैंने पैसे लिए थे. इत्तेफाक से उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, यूट्राइन फाइब्रॉइड पूरी तरह से वैनिश हो गया, स्टोन गायब हो गया, और भी उनको कुछ थोड़ी बहुत जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, तो भी लगभग ठीक हो गई. मैं खुश. मैं पैसे जो लेता था थोड़े बहुत, वो थोड़े और बढ़ गए. और आज मैं आपको बताऊं कि वो जो एरिया था, एक नए प्रैक्टिशनर के लिए मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज होती है, तो ये रहता है कि पेशेंट
ठीक होना, उसका सेटिस्फेक्शन जरूरी है। मेरी क्लिनिक पे जो पेशेंट आ रहे हैं, मतलब उनके रिकमेंडेशन से लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर लखनऊ से वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो जगह पड़ती है। वहाँ से 15 दिन में, हफ्ते में जरूर 2-4 पेशेंट कंटिन्यूअस आते रहते हैं। नया प्रैक्टिशनर के लिए अगर कोई इतनी दूर से पेशेंट आ रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई फीस नहीं होगी। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था यूट्राइन फाइब्रॉइड को लेकर के। धन्यवाद। बाकी आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, या अपने कुछ अनुभव बताने हो, या कुछ मैंने दवाइयों में कुछ कमी रखी हो, तो आपसे कुछ टाइप चाहूंगा। कीजिए। हाँ, कोई पूछना चाहते हैं तो टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आ, बाकी सानी ठीक है। सर को आशीर्वाद चाहूंगा, कुछ टिप्स मिले यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम और कैसे इसको इवोल्यूएट करें, इसको कैसे ठीक करें, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। देखिए, यूट्राइन फाइब्राइड और सिस्टिक ओवेरियन, ये सब केस जो है, तो जनरली जी पेशेंट बहुत घबरा जाता है। जी जबकि बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि एज रिलेटेड फैक्टर है इसमें। सबसे बड़ा चीज है कि ये एज रिलेटेड है, और ओवर यूज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। सेक्सुअल जेनाइटल ऑर्गन्स का अगर ओवर यूज होता है, तो जब कंटिन्यूड यूज होता है, एक्सर्शन ज्यादा होता है, तो फाइब्रोसिस होना नॉर्मल है। जैसे आप देखते होंगे आपके हाथ हथेली बचपन में बहुत सॉफ्ट थे, धीरे धीरे थोड़े से जी खड़े हुए। और जो आदमी मजदूर काम करता है, तो उसके हाथ के हथेली जो होते हैं, तो बड़ा लगता है कि उस पर गांठ पड़ गया है ना, गट्ठा पड़ जी गया है। तो क्या होता है कि ये जो फाइब्राइड हो जाना एक कंडीशन है, जो कि बताता है कि आपका जो स्टेटस है वो कैसे धीरे 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 आपका ये, इसको हम लोग कहते हैं एजिंग प्रोसेस है ना। फाइब्राइड को जी एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग का नॉर्मल किसी समय में एजिंग होना चाहिए, तो वो उतना नहीं हो करके ये पहले प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस है। और प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल जो होता है, तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है ना। आप एक्सपोजर टू द मॉडर्न लाइफ है, ये एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत अधिकांश एक दो महिला के बाद में अल्टरनेटिव जो पेशेंट अल्टरनेट पेशेंट जो आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो फाइब्राइड के होते हैं। और यहाँ तक कि हमने देखा, एक पेशेंट केवल 25 साल की महिला थी, और 25 साल की महिला महिला को आ, आ, एक सवाल आया है, मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ तो आपसे बताएंगे। ठीक है। 25 साल की महिला को लोगों ने हिस्टेक्टोमी का सलाह सलाह दे दिया। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 25 साल की महिला है, इसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो फ्यूचर में बच्चे कहाँ से होंगे। और इसके लिए पेशेंट बहुत चिंतित थे। मैं बोला बट कि देखिए आपका क्लिनिकली पहला। ऑफेंस है, क्लिनिकली ऑफेंस है। अगर ऐसी कंडीशन में वो हिस्टेरेक्टोमी की एडवाइस कर रही है तो उनकी जेल हो सकती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हाँ, तो मैंने उनको ये जनरली कर रहा है आजकल। अच्छा, जी एक जी पता जी बिल्कुल। नहीं, मेडिकल मेडिसिन में आजकल जहाँ फाइब्रॉइड देखो तो उसको ऑपरेट करके निकाल दो, ये एक जी बिल्कुल ट्रेंड बन बिल्कुल गया है। बिल्कुल। तो ये हम लोग को थोड़ा सा पेशेंट को एजुकेट करने का बात होता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप तुम मत करो ऑपरेशन, और तुम्हारा इस फाइब्रॉइड में भी तुम्हारे बच्चे होंगे। और बिल्कुल ये बिल्कुल। बच्चे हुए उसके। आप होम्योपैथिकली ट्रीट कीजिए, कॉन्फिडेंटली कीजिए, ठीक हो जाएगा। तब तक जी कुछ दो तीन सवाल आ गए हैं, मैं उसका नागेंद्र जी के लिए मेडिसिन क्या की, रेनल स्टोन और फाइब्रॉइड के पेशेंट को क्या देना चाहिए। आ, क्या दिए थे सर? मेरा वो जो केस था सर, बहुत ईमानदारी से मैं बताऊं, मुझे याद नहीं मैंने क्या दिया था। हाँ, उनको ब्लीडिंग हो रही थी, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। टैक्सनस अमेरिकाना मदर टिंचर में दिया था। बाकी कैलकेरिया फ्लोर दिया होगा हाई पोटेंशियल में, और बाकी एक दो मेडिसिन जरूर थी जिसका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या क्या दिया था। तो हर महीने उनकी मेडिसिन चेंज हो रही थी कुछ कुछ करके, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो अप में। बाकी हाउ मेनी साइज रिड्यूस फाइब्रॉइड इन होम्योपैथी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर हरि नारायण सर का। ये डिपेंड करता है सर कि किस जगह का फाइब्रॉइड है। अभी जैसे हमने अपने पीपीटी में बताया कि जो फाइब्रॉइड है एक बीज के, मतलब एक सीड से लेकर के वाटरमेलन तक के साइज का हो सकता है। अब हमें किस साइज को ट्रीट करना है और क्या चीज प्रॉब्लम करता है। अगर इंटरनल, मतलब जो सबसे इंटरनल लेयर में अगर फाइब्रॉइड हो जाएगा,
तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। पेशेंट हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं देगा। अगर यही मस्कुलर एरिया में या सीरस एरिया में है, अगर उसका साइज 10 mm हो गया है, या फिर 5 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, या 2 इंच 4 इंच तक हो गया, तो पेशेंट आपको वक्त देगी कि डॉक्टर साहब आप हमारी दवा कीजिए, 6 महीना साल भर तक आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और हर 3 महीने पे जब हम फॉलो अप कराएंगे, सोनोग्राफी में उसका साइज देखेंगे, रिड्यूस हो रहा है तो हम अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इनकेस रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन को एक बार फिर से रीअपडेट करने की जरूरत है। अगर साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 10 इंच से ज्यादा हो गया है, 8 इंच से ज्यादा हो गया, मतलब अगर एक फुटबॉल के बराबर अगर फाइब्रॉइड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। महीने 2 महीने में अगर रिजल्ट कुछ मिल रहा है, अगर उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अदरवाइज उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर ट्विस्ट कर गया तो पेशेंट में एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है। एक्यूट एब्डोमेन की वजह से पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो साइज वेरी करता है ट्रीटमेंट के लिए कि किस साइज तक के फाइब्रॉइड को हम ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि 4 mm, 5 mm, 8 mm का फाइब्रॉइड है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। और हो सकता है आपके ही ट्रीटमेंट में कोई 4 इंच का अगर कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ, तो उसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आ रहा है, उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर अपने आप इसमें इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है दवाइयों से। ये डिपेंड करता है अपने क्लिनिक पे। लेकिन आप सबने देखा होगा कि आपकी क्लिनिक पे ये जो केस है बहुत कॉमनली आता है, और लगभग हम सभी इसको बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं, अगर साइज बहुत बड़ा नहीं है तो। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। और ये जो है आपका एक रिवर्सेबल चेंजेज और इरिवर्सेबल चेंजेज से रिलेटेड है। बिल्कुल। जब आप जी। छोटा है तब तो आपको रिवर्सेबल चेंजेस के अंदर में होम्योपैथिक दवाई से आपका ठीक हो सकता है, लेकिन जब इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाता है, मतलब कि इतना बड़ा साइज हो गया, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होने शुरू करते हैं। जी। तो इसलिए जरूरी होता है कि इसको मैं देखता हूँ कि अक्सर पेशेंट के जो डायग्नोज रिपोर्ट्स आते हैं उसके आधार पर मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। तो एक और सवाल आ गया है, एलएम पोटेंसी ट्रीटमेंट विद द फाइब्रॉइड, ये मैं सर हाँ, ये आप पे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सॉरी मैं एलएम पोटेंसी में ट्रीटमेंट नहीं करता, मुझे आइडिया नहीं है या मेरा अनुभव नहीं है एलएम पोटेंसी में। मैक्सिमम सीएम पोटेंसी तक ही जाता हूँ, स्मॉल सेट डॉक्टर तक। हरीश नारायण जी, मैं कहूँगा कि एलएम पोटेंसी सबसे बेस्ट पोटेंसी है, जी क्योंकि मैं बिल्कुल। यूज किया हूँ और मैं अपने फाइब्रॉइड के केसेस में, सभी फाइब्रॉइड के केसेस में मैंने एलएम पोटेंसी ही यूज किया है। इसीलिए आप इसमें सीखना स्टार्ट किया है सर। घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ये आपका इफेक्टिव है एलएम पोटेंसी। जी और जी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात एलएम पोटेंसी के साथ में है कि आपका पोटेंसी सिलेक्शन थोड़ा सा का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा घट जाता है। आप एक लेवल पर चल करके इसको आप पोटेंसी सिलेक्शन की बात को कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप सेंटिसिमल, और लोग कहते हैं ना कि 50 मिलीसिमल ही क्यों यूज करें एलएम पोटेंसी में, तो कहते हैं जब से लेटेस्ट पोटेंसी है उसी को यूज करोगे ना। ये हम लोगों को लेटेस्ट पोटेंसी के रूप में हम लोगों का है। धीरे धीरे इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, और ये आने वाले समय में हमको लगता है कि सभी होम्योपैथ खाली एलएम पोटेंसी ही यूज करेंगे। थोड़ा सा अनुभव है, झिझक है, जो कि जी। कुछ कारण से लगा हुआ है। कारण यही है कि ये आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हैनीमैन पॉस्थ्यूमस एडिशन का चर्चा है, तो लोगों को किसी किसी को शंका है कि ये डॉक्टर हैनीमैन का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अब ये काफी लोगों ने इसको यूज कर चुके हैं और ये इफेक्टिव है। तो नागेंद्र जी, हम लोग का समय अब लगता है कि पूरा हो गया है। अब हम हाँ जी। लोगों को प्रोग्राम को खत्म समाप्त करना चाहिए। आप आए और फिर इस तरह से एक और सेशन लेकर के अगला आइए, है ना। हम लोग आप बार बार बिल्कुल। आते हैं, एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन सभी को देते हैं। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सादर ऑडियंस को प्रणाम। भी धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत पेशेंसली सुना है और पार्टिसिपेट किया है क्वेश्चंस आंसर में। थैंक यू, थैंक यू। एंड द सेशन इज थैंक यू हैंडेड सो ओवर मच। टू डॉक्टर बिंदु राज फॉर हिज इंग्लिश सेशन।